अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक अगर इंसाफ के नाम पर हो और अंजाम जुर्म पर, तो फिर फैसला तारीख के हाथों में होता है। 2 साल 2 माह बाद रियासत को जलाने और इदारों पर हमलावर करने वालों के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। 9 मई के मुकदमात में PTI की मरकजी क़यादत को सजा सुना दी गई है, कुछ को बरी किया गया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत 196 रहनुमाओं और कारकुनान को 10 साल तक कैद की सजाएं सुना दी हैं, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत शाह महमूद पहले ही बरी हो चुके हैं। 88 रहनुमाओं और कारकुनान को बरी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 22 जुलाई को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद समेत 32 रहनुमाओं और कारकुनान को, जबकि उसी रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस में PTI के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि शाह महमूद और दीगर मुलजमान को बरी कर दिया गया था। इन सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार देकर उनकी नशिस्तें खाली करार दे दी थी। इलेक्शन कमीशन ने आज पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर के ओहदे को खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रहनुमाओं कारकुनान को सजाओं के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने अदालती फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। इससे पहले 21 दिसंबर 2024 को फौजी अदालत ने साना 9 मई के केस में मुलव्वस 25 मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा सुनाई थी। 26 दिसंबर 2024 को फौजी अदालत ने 9 मई में मुलव्वस बानी PTI के भांजे हसान न्याजी समेत 60 मुजरिमान को 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, जबकि पाक फौज के कोर्ट्स ऑफ अपील ने रवा साल 2 जनवरी को साना 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया था। आपको बताते चलें कि 9 मई के हवाले से पाक फौज ने शुरू से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और गाए बगाए इस बात का इजहार भी किया कि 9 मई में मुलव्वस मुलजमान, उनके सहूलतकारों, मनसूबा साजों और उनके सरपरस्तों को हर सूरत सजा दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुलजिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्वस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI के रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए। 9 मई के मुकदमात में सजाओं को हुकूमत जो है वो इंसाफ की जीत करार दे रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के बकौल 9 मई मुल्क की तारीख का सियासी दिन था और उसमें मुलव्वस मुलजमान का फेयर ट्रायल किया गया। आज उसकी जीत का दिन है और जिस तरीके से ये 9 मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे, तो हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक सियाह तरीन दिन था। PTI के रहनुमाओं और कारकुनान को सजाओं के बाद मुल्क की सियासत का मंजरनामा क्या होगा? साने 9 मई के हवाले से PTI का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है और PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है
फैसल चौधरी एडवोकेट ने इमरान खान साहब के वकील रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार था। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। चोई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी तेज़ी से सज़ाएँ हुई और उमर अयूब हों, शिबली फराज, सरदाज गुल, हामिद रजा समेत 110 अफराद को सज़ाएँ हुई। आप का क्या रिएक्शन है इन सज़ाओं पर? देखिए आदिल साहब, पहले तो ये सारे अहबाब जो हैं बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं जी, उनकी सज़ाओं पे दिल इंतहाई नाखुश है। उनकी मुश्किलात में इजाफे पे कोई ज़ाहिर खुशी का इजहार तो नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात कम करे, आमीन। देखिए ये सज़ाएं जिस तरह से भी हुई हैं या जो भी है वो मामलात अपनी जगह हैं। मेरा एक अपना मतमा नज़र है, हम अपने केसेस को बहुत संजीदगी से लेते हैं। सियासी हालात ख़राब हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। सियासी तौर पे आप टारगेट भी होते होंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना एविडेंस पेश न करें, आप अपनी सफाई में कुछ न करें। ये फैसले सियासी मुकदमे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तो कायम हुए। ये तो पहले भी होते रहे हैं। भुट्टो साहब की फांसी जो है वो भी एक सियासी फैसला था। नवाज शरीफ साहब का जो उस जमाने में कहते हैं वो भी सियासी फैसला, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन या उसके बाद भी। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में होती रहती हैं। इशू ये है कि आप अपने केस को कितना संजीदगी से लेते हैं। मैंने बहुत सारे अहबाब को ज़ाती तौर पे फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस को संजीदगी से लीजिए, आप नहीं ले रहे, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बराए मेहरबानी इसकी जब 4 महीने की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आई थी उस पे भी आपको पता है कि इनकी लीगल कमेटी के कोई बंदे वहाँ पे ना उन्होंने कुछ किया, लेकिन अब आप मशवरा ही दे सकते हैं। अगर कोई इस पे अमल ना करे तो आदिल साहब फिर उसका तो कोई हल नहीं है। तो हमने अपना केस लड़ा है, पूरी संजीदगी से लड़ा है। जब फवाद चौधरी की बरीयत हो, जैन कुरैशी, शाह महमूद की बरीयत हो, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि ये वाली जो सियासी क़यादत है वो मामलात संभाल ले? शाह महमूद कुरैशी बड़े सीनियर रहनुमा पीटीआई के। ये बातें तो पहले वो बाहर आए हो तो उसके बाद की मामलात हैं। इस वक्त पीटीआई बहुत मुश्किलात का शिकार हो गई है और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसका इल्म नहीं था। मैंने तकरीबन हफ्ते पहले कह दिया कि ये ऐसा होने वाला है। आप इसको वो 70 और लोग भी क्विट हुए हैं इस केस में और उस सारे क्विटल में कोई एविडेंस आदिल नहीं दिया गया है एक्यूज की तरफ से। जो लोग वहाँ पे थे, सिर्फ आप पैराग्राफ नंबर 13, 14, 15 पढ़ लें, जैसा भी लिखा है कि तो इनको शामिल फवाद चौधरी को या शाह महमूद कुरैशी साहब को शामिल करना ही ज़्यादती है। फवाद साहब ने 7 महीने की जेल भी काटी। हम आदिल साहब वकीलों, हमारा एक ख़ानदानी पेशा भी है और हम एक बहुत बड़े धड़े से बाहर की पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बावजूद हमें बहुत मुश्किल हुई ये मामलात करते हुए और बहुत इसको आपको हर तरह से अपने मामलात को दुरुस्त रखना पड़ता है। आपको जब आपके खिलाफ एक हाइट टाइड हो ना, उसी में जो तैराक होता है उसी का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ये बिसाइड्स बाकी बातें तो मजलूमियत या सियासी का मजलूमियत का कार्ड अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अपना जो केस है उसको तो संजीदगी से लें ना। तो ये बड़ा मुश्किल एक मरहला है पीटीआई के लिए। अब पुरानी देखें ना, और दूसरा आदिल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की हर किसी के साथ लड़ाई है। देखें ना, इतनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक सियासी जमात जो है, पहले तो आपकी पार्टी के अंदर लड़ाई है आपस में, फिर पार्टी की जो है वो हुकूमत के साथ लड़ाई है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, फिर आपकी अपोजिशन जमातों के साथ लड़ाई है, फिर आपकी पुलिस के साथ, फौज के साथ, जजेस के साथ। आप इतनी लड़ाइयाँ कोई भी नहीं लड़ सकता। इस पे रिव्यू करने की जरूरत है। अच्छा, आपने जो है फैसल चौधरी साहब बड़ी अहम बातें की। अब पीटीआई की पार्लियामान में पोजीशन जो है
कमज़ोर हो जाएगी मज़ीद, और पार्टी के अंदर क़यादत का जो खला था वो आप समझते हैं कि मज़ीद बढ़ जाएगा? जी आदिल, आप देखें ना, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, नौमौलूद लोग हैं, यानी इतनी गैर संजीदगी है कि परसों कल ही अली अमीन ने 2 बयान दाग दिए। ठीक है ना, आप फौज के बगैर दहशतगर्दी के ऊपर कैसे काबू पाएंगे? ठीक है, फिर शाम को उन्होंने अपना उनको ख्याल आया एपेक्स कमेटी की मीटिंग ब्रीफिंग, तो वो उन्होंने अपना दुरुस्त किया। केपी की उसमें इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, कोई तजिया नहीं है, कोई सिचुएशन क्या हसासियत जो मामला है उसकी हसासियत का इदराक नहीं है, और एक बचकाना फैसले जो हैं वो सुबह शाम होते हैं, सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम कुछ होता है। इतनी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी है, इमरान खान का बड़ा वोट बैंक है, सब कुछ बावजूद आप अगर इसके मजाक करेंगे या गैर संजीदा हरकत करेंगे तो आदिल साहब, सियासत बड़ा संजीदा काम है, इस पे सियासत का डसा है वो पानी भी नहीं मांगता। तो आप जो अली अमीन के बयान की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया ने फैटफ में वही स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ जमा करा दी है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि बकौल वजीर आला केपी पाकिस्तान आर्मी जो है वो गुड तालिबान उन्होंने पाले हुए हैं। देखिए अली अमीन, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अली अमीन साहब एक बहुत ही जिम्मेदार एक पोस्ट पे हैं, और वहाँ पे आप जो भी गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त इलाकाई तौर पे बहुत दुश्मनों का हमें इस रीजन में भी दुनिया में भी सामना है। हिंदुस्तान है, सिहोनी लॉबियां हैं, इजराइलियंस हैं, वो पाकिस्तान को पता हुआ तो नहीं देख सकते। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पे, क्योंकि ये मुल्क का मामला है और मुल्क सियासत से बालातर होता है। और इस तरह से अगर आप अली अमीन साहब ये गुफ्तगू करेंगे तो बाकियों को तो आप हाल खुद अंदाजा लगा लें। पीटीआई के पास ना कोई कानूनी स्ट्रेटजी है, ना पीटीआई की कोई सियासी हिकमत अमली है। ये काफी परेशान कुन बात है, यानी कोई आपको वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता कि वे फॉरवर्ड है क्या। और इस वक्त पार्टी में क़यादत का शदीद फुकदान है। तो क्या मुश्किलात का पार्टी शिकार होगी? अब 5 अगस्त को जो कॉल उन्होंने एहतजाज की दी है, मतलब अगर 100 रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद हो गई है, क्या ये एहतजाज आप कामयाब होता देख रहे हैं? नहीं, उसकी कामयाबी का इम्कान पहले भी नहीं था, और आप ना भी सजा होती तब भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि पार्टी के पास लाएमली कोई नहीं है। क्या करना था, किसने करना था? तंजीम को डिसबैंडन कर लिया, पार्लिमानी कमेटी ने लाहौर में आके अपनी तंजीम को नहीं बुलाया। पंजाब से अगर आप तंजीम और तरीके से तंजीम चलाती होती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सुबह 9 बजे और 12 बजे और रात 4 बजे और रात को 8 बजे और 12 बजे और जो या पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इससे बहुत सुखी होती है ना। इतनी पॉपुलर पार्टी है, इतनी तारीख साज पार्टी है, इतनी अपना मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, लेकिन क्या जो सियासत है उसमें तो गैर संजीदगी नजर आती है। पीटीआई की जो क़यादत है उसको तो कोई पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, किस तरफ जाना है। चलें, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से इस मामले पर भी, और पाकिस्तान का जो तिजारती मुआहदा अमेरिका से हुआ उस पर भी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को माशी महाज पर एक कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती और तवानाई के मुआहदे जो हैं उनको हतमी शिकल दी जा चुकी है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया जो तिजारती मुआहदा है वो एक उससे गैर मामूली सिफारती पेशरफ्त कहा जा रहा है, जो ना सिर्फ दो तरफा तजारत में वसअत का बायस बनेगा। मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत को वसअत देना, मंडी तक जो रसाई है उसको बढ़ाना, सरमायाकारी के मौके पैदा करना और तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी जैसे उभरते हुए शुबों में ताउन को फ़रोग़ देना है, जबकि मुल्क में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा तेल के ज़ख़ायर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ है, जिसकी गूंज आलमी सतह पर महसूस की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर गुज़श्ता चंद माह से बातचीत का सिलसिला जारी था, और इस पर हतमी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवां हफ्ते से ही वाशिंगटन में थे। पाकिस्तान और अमेरिका के मुत्तल्लिका हुकाम की तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर न सिर्फ बराह रास्त मुज़ाकरात हुए, बल्कि इस काम के लिए दोनों ममालिक के अहदेदारों के दरमियान वर्चुअल बातचीत के कई अदवार हुए। इस मुआहदे का ऐलान
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम आज व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदों पर काम करते हुए काफ़ी मसरूफ़ हैं। मैंने कई ममालिक के रहनुमाओं से बात की जिनमें हर कोई चाहता है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। सदर ट्रंप ने बताया कोट ऑन कोट कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा तय किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे। हम इस वक्त इस ऑयल कंपनी का इंतखाब करने के अमल में हैं जो इस शराकत दारी की क़यादत करेगी। उन्होंने कहा कि कौन जानता है शायद वो एक दिन भारत को तेल फरोख्त कर रहे हों, यानी रिफरिंग टू पाकिस्तान। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे पर अमरीकी सदर का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। उसे दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकत दारी की बुनियाद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये मुआहदा न सिर्फ तिजारती मैदान में बल्कि मजमूई तौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेके चला जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिर ये कहा कि इस मुआहदे से जो है वो फ़ायदा भी होगा, तिजारत और सरमायाकारी को साथ साथ चलना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो मैसेज है कि ये आगे चल के इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह ए रियल विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, पर नंबर ऑफ सेक्टर्स। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा आईटी एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसमें मैं सबको मुबारक पेश करता हूँ और मुबारक देता हूँ। मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तानी मसनूआत में पर अमेरिका में आयद टैरिफ में कमी की गई है जिससे पाकिस्तानी बरामदात को अमेरिकी मार्केट में मसाबकती बरतरी हासिल होगी। 2024 में पाकिस्तान की कुल 32 अरब डॉलर की बरामदात में से सिर्फ 6 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका को गई, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल नेशनल एक्सपोर्ट मार्केट है। टैरिफ में कमी से न सिर्फ पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा बल्कि अमेरिकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तानी मईशत में भी दिलचस्पी बढ़ेगी। और ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में तय पाया जब अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर तजवीज़ करदा 29% टैरिफ की 90 रोज़ा मुअत्तली की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी। अगर ये मुअत्तली ख़त्म हो जाती तो पाकिस्तानी बरामदात को जो है माली खतरात लागते। माशी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुआहदा बिलाशुबा मईशत के लिए एक अहम मौका है। इस डील से न सिर्फ एक वक्ती कामयाबी बल्कि एक देर पा इक्तिसादी तब्दीली का जरिया भी बन सकता है। इस पर अब इसको हर तरफ से सराहत हो जा रहा है, लेकिन क्या हम इसको ओवर सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए क्लाइमेट चेंज जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि पेट्रोलियम के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और ये एक ऐसा मौजू है कि काफ़ी ग्रिप है उनकी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो पूरा जो हमारा इब्तिदाइया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप को कोट एंड कोट हमने जो वो कह रहे हैं कितनी उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये फैक्चुअली जो है वो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आपने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में अल्लाह ने कामयाबी दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन सा मैदान है जिसमें हमें कामयाबी नहीं हो रही। हमें अल्लाह ने अस्करी मैदान में कामयाबी दी, हमें अल्लाह ने बैनुल अक़वामी सफारतकारी के मैदान में कामयाबी दी, हमें अल्लाह ने अंदरूनी तौर पे जो हमारी मुआशी हालत है जिसमें आप पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक 30 या 35% या 40% महंगाई की शरह की बात कर रहे थे, अब कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। 4%, 5%, खाने पीने की अशिया में कुछ महीने पहले तक मनफी जा रही थी। तो अल्लाह ने तकरीबन हर महाज के ऊपर हमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के। जहाँ तक हमारी अमेरिका से ताल्लुकात का सवाल है, आपने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अमेरिका है। 6.5 बिलियन गालिबन आपने नंबर दिया है, ये उससे मिलता जुलता नंबर जो हमारी तिजारत है जी। तो आप सोचिए कि हमारा $1 बिलियन का पूरा IMF का पैकेज है, ये 1.23 बिलियन का, और हमारी सालाना तिजारत जो है 6.5 बिलियन की है जो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है।
और दूसरी बात जो है वो ये कि आप दीगर ममालिक देखिए, किसी के ऊपर 50% का टैरिफ लग गया है, एक हमारे हमसाया मुल्क के मुतल्लिक कहा जा रहा है उन पर 20-25% टैरिफ लग जाएगा। तो अगर पाकिस्तान जो है उसको एक टैरिफ एडवांटेज हमारी अच्छी डिप्लोमेसी और हमारी अच्छी मुआशी डिप्लोमेसी की वजह से मिल रहा है, तो आप इसको कामयाबी नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। फिर देखिए दुनिया के उभरते हुए जो एरियाज़ हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो इस वक्त ब्रू कर रहा है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का रेवोल्यूशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन का रेवोल्यूशन जो है वो तो कॉपर के बगैर चल ही नहीं सकता, मादनियात के बगैर चल ही नहीं सकता। उसमें स्ट्रेटिजिक मिनरल्स हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान क्योंकि टेटियन बेल्ट पे है तो आपको पता है कि पाकिस्तान के पास तो बेशुमार ज़खायर हैं। दुनिया की बड़ी तरीन कानें जिनमें से एक जो है वो रिकोडिक है, वो तो आपके सामने आ भी चुकी है, यानी कोई हवा में बात तो है नहीं। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया की वैल्यू चेन में पाकिस्तान का एक अहम किरदार है जो अमेरिका भी सेलिब्रेट कर रहा है, दीगर ममालिक भी कर रहे हैं जो सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। मगर अमेरिका की तरह का बड़ा मुल्क अगर इंटरेस्ट शो करता है और कहता है कि हम इन मादनियात में या क्रिटिकल मिनरल्स और मैटर्स में, बिलखसूस कॉपर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन का रेवोल्यूशन आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो राइड ही कॉपर पे करता है, तो जिसके पास कॉपर होगी वही इलेक्ट्रिफिकेशन के रेवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो कह रहे हैं। दूसरा बड़ा इलाका जो है वो एनर्जी का है, और आपको मालूम है कि बहुत पुराना हम अमेरिका से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ एनर्जी में इन्वेस्ट करें। हम कई दफ़ा उनके पास गए भी हैं, और इस दफ़ा अगर अल्लाह ने करम किया है और वो खुद से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के जो, और मैं डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा सवाल है, आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें आप इस कितना उस हकीकत से करीब समझते हैं कि पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर हैं। मतलब ऑब्वियसली सर्वेज वगैरह तो हुए हैं, लेकिन उस तरह से एक्सप्लोरेशन तो अभी तक हो नहीं पाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि एक दिन शायद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इंडिया को भी तेल बेचेंगे, कितनी रियलिस्टिक स्टेटमेंट है आपके ख्याल में? क्या इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, या जिस तरह पीटीआई ने ऐलान किया था कि इतना तेल समंदर में निकल आया है? देखिए भाई, पहली बात तो ये कि हमने तो ऐलान नहीं किया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इस वजह से आप हमें पीटीआई से तो मत मिलाएं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ, हमने जो कहा है, जो हमारी रिपोर्ट सामने आई थी वो ये थी कि आप ये मान लें कि 3 अक़साम की रॉक्स होती हैं समंदर की तह में। एक होती है जिसको आप मान लें किचन जिसको कहते हैं, कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ब्रू होते रहें, यानी बनते रहें। जैसे आप सूप बनाते हैं, इसी तरह समंदर की तह में एक सूप बनता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसको तेल के ज़खायर या गैस के ज़खायर कहते हैं। तो वो जो किचन है वो आइडेंटिफाई हुआ हमारी प्रिलिमिनरी रिसर्च में, और उससे ऐसे लगा कि दुनिया के बड़े जो ज़खायर हैं उनमें से कुछ ज़खायर यहाँ पर रहे हैं, उस किचन में रहे हैं, उस किचन में बने हैं। उस किचन से जो तेल निकलता है, गैस निकलता है, तो इसको सोर्स रॉक कहते हैं, तो वो एक और जगह पे जाता है जिसको रेजरवायर रॉक कहते हैं। यानी वहाँ से जब निकलता है तो जिस तरह आपके किचन के साथ एक वो क्या उसको बोलते हैं, वो भली सी होती है जो कमरा होता है जिसमें लोगों ने चीज़ें रखी होती हैं, स्टोरेज अपना रखा होता है। जी जी, छोटा सा एक रूम होता है जी, पेंट्री समझ लें, पेंट्री समझ लें जी, जिस अगर उसमें फ्रिज भी पड़ा हो, पेंट्री भी हो। तो अब हमने जो तलाश करनी है वो उस रेजरवायर रॉक की करनी है कि जब यहाँ से तेल इतनी बड़ी तादाद में तेल और गैस पैदा हुआ तो वो जाके किस जगह पे, किस रॉक के अंदर, किस किचन के साथ लगी हुई पेंट्री के अंदर स्टोर हुआ है। क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन है तो उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसका फ़ायदा उसी वक्त होता है जब किचन का दरवाज़ा बंद हो, उसका पेंट्री का दरवाज़ा बंद हो। अगर पेंट्री पे ताला ही ना लगा हो और वो लीक हो जाए तो वो एक अलहदा मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इस वजह से जो हमने इनिशियल रिसर्च की है उससे बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में बहुत बड़े ज़खायर बने। अब यहाँ से निकले हैं, किस पेंट्री में मुक़य्यद हैं, वो ज़ेरे ज़मीन किस जगह पे है, वो रिसर्च करने के लिए जो महारत चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए,
वो उसमें दुनिया के में सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका में है। अगर अमेरिका उसकी तलाश में हमारा मददगार साबित हो जाए और यहाँ पर आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करे और उनकी कंपनियाँ आएँ और ज़ेरे ज़मीन जो ज़खायर हैं उनको ढूंढे, चाहे वो गैस के हों या पेट्रोल के हों, तो आप सोचिए पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। और भारत क्या, अगर अल्लाह ने कामयाबी दी, हम PTI की तरह नहीं कह रहे कि परसों निकलने वाला है, यहाँ लाइन लग जाएगी, नौकरियाँ और पता नहीं टैक्स लोग दे रहे होंगे हमारे पास लेने की, ऐसी कोई बात नहीं हम कर रहे। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, सर हमारा झुका हुआ है, दुआ गो हैं। ये हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बने हैं सदियों में। अब सोचना ये है जो ज़ेरे ज़मीन अब तलाश शुरू करेंगे तमाम कंपनियों के साथ मिलके, और अगर अल्लाह ने चाहा और कामयाबी दी तो फिर पाकिस्तान हो सकता है, भारत नहीं पूरे ख़ित्ते में गैस या तेल फराहम कर रहा हो। लेकिन ये मुनहसर है, ये हाई रिस्क एक चीज़ होती है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और अगर आप कामयाब हो जाएं तो कामयाबी भी बहुत बड़ी होती है। मगर ये भी एक इम्कान होता है कि आप बहुत पैसे लगाएं और आपको पेंट्री का वो दरवाज़ा ना मिले। लेकिन आप जिस तरह अल्लाह ने हर चीज़ में कामयाबी दी है, तो ये एक छोटी सी पेंट्री का दरवाज़ा खोलने में क्या लगेगा? क्यों नहीं अल्लाह ताला करे डॉक्टर साहब कि आपको पेनिट्री भी मिले, पेनिट्री का दरवाज़ा भी मिले और उसको लॉक भी रखें कि वो लीकेज ना हो। आखिर में बताइएगा कि 9 मई वाले मामले में सज़ाएं हो गई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और वो कह रहे हैं कि ब्लेटेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और जिन्होंने ऑब्वियसली इसमें बहुत से लोग बरी भी हुए हैं। फवाद चौधरी साहब सारे केसेस में बरी हुए, शाह महमूद साहब बरी हो चुके हैं, लेकिन उमर अयूब को हो गई है सज़ा। सारे अपोजिशन लीडर्स जितने भी थे, शिबली फराज आपके सेनेट के कोलीग भी हैं, उनको भी सज़ा हो गई है। क्या ये सज़ाएं जो हैं आपकी नज़र में जस्टिफाइड हैं? PTI कह रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। देखिए शाहजेब साहब, ये तो फैसला आपको करना होगा। उसकी वजह ये है कि ये सज़ाएं जिस बुनियाद पे हो रही हैं वो तो टेलीविज़न पे आपने दिखाया है। मैं आपसे मकसद आपका प्रोग्राम नहीं है, आपसे मतलब टेलीविज़न, एग्जैक्टली मीडिया की बात कर जी, रहे हैं कि जब 9 मई हो रहा था तो वो तमाम तस्वीर, वो तमाम वीडियोस जिनमें वो लोग जिन्होंने अपनी छातियों पे गोलियां खाई, उनके मुजस्मों के सर काट के पटक रहे थे, वो तो आपने दिखाई खुद लोगों को। और आपने जलता हुआ घर कोर कमांडर का आज जिन लोगों को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और रोज़ आप टेलीविज़न पे आके कहते हैं कि हमने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए और 3 राफाल गिरा दिए और हमने जाके S-400 की बैटरीज उड़ा दी, तो आखिर किसी ने छाती पे गोलियां खाई हैं ना इस कामयाबी के लिए। तो जब उन्हीं के घर, अपने कमांडर्स के घरों पे आप हमला आवर हों और उन्हीं के घरों को जो आपके बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनके घरों को आग लगाएं और आप उनकी तस्वीर दिखाएं, और वो लीडरान आपसे कह रहे हों कि चलो चलो GHQ चलो, हम GHQ जा रहे हैं, उसके दरवाजे हिला देंगे। यानी वो जगह जहाँ पे आपके मुल्क का दिफा है, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे के आपके बच्चों की हिफाजत की है, आप उन्हीं पे हमला आवर होने का पैगाम दे रहे हो और टेलीविज़न दिखा रहा हो, और लोग कह रहे हों कि उनके घर जा रहे हैं कोर कमांडर के, और कहाँ जा रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मायूब सी बात है, मेरे कॉलीग्स रहे हैं, मेरे दिल में इज़्ज़त भी है। लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है जो आपने दिखाया है, अगर वो जहाज़ जलाए गए हैं, आज आप अपने जहाज़ों पे J-10s पे मान कर रहे हैं और हर तीसरे दिन प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन्हीं जहाज़ों को जिन्होंने पहले भारत के जहाज़ गिराए थे सरगोदा बेस के बाहर आप आग लगा दें, तो आप हर इमारत को छोड़ के जिस इमारत पे अस्करी लिखा हो उसको आग लगा दें, तो फिर उन लोगों को आपके ख्याल में सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तमाम आप ही के दिखाई हुई वीडियोस हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब एग्री करता हूँ, जो 9 मई में मुलव्विस है और सबूत हैं, और ऑब्वियसली अदालतें हैं, उन्हें जो सज़ाएं हुई हैं वो आगे जाके अपील और वो भी कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर को, लीडर को, चाहे कल वो आपके साथ हुआ, उस वक्त भी हम नहीं देख पा रहे थे और अभी भी नहीं देख पा रहे, लेकिन 9 मई में अगर कोई मुलव्विस है, चाहे वो जितना भी बड़ा लीडर है या जितना भी छोटा कारकुन है, उन्हें बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे।
वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे थे कि ज़बरदस्त मुआहदा हुआ, अब अमेरिका पाकिस्तान में आके ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान की मदद करेगा। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ सकता है, नाम लिए बगैर, बट ही वाज रेफरिंग टू पाकिस्तान के इंडिया को आप फिर तेल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी रियलिस्टिक हैं ये सारी चीज़ें? सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, बड़ी ग्रिप है उनकी इन तमाम मामलात पर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मांडवी वाला साहब, हुकूमत तो सेलिब्रेट कर रही है, तिजारती मुआहदा हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है, जो टैरिफ के मामलात हैं, फिर पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की एक्सप्लोरेशन की वो जो बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आदिल साहब, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मुआहदा नहीं। अच्छा। ट्रंप साहब जब आए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है कि हर मुल्क मेरे पे ज्यादा टैरिफ लगाए और मेरे से कम टैरिफ। तो उन्होंने कहा कि सारे टैरिफ को आप रिव्यू करें। सही। चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो जो भी है जी, ब्राजील है, जो भी यूरोप है, ये है जो भी, मतलब उन्होंने कहा व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि एवरी कंट्री इज टेकिंग यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ राइड। और वो इस तरीके से कि मुझे जहां 25% टैरिफ मिलता है उनको मैं 10% देता हूँ, जहां मुझे 50% मिलता है वहां उनको भी मैं 10% देता हूँ। तो ये किस किस्म का ट्रेड रिलेशनशिप है मुल्कों के साथ? तो उन्होंने अपने लोगों को टास्क दिया कि जी आप इक्वल बेसिस पे, और अगर इक्वल नहीं तो रैशनल करें टैरिफ को बिटवीन द कंट्री एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सेम सिचुएशन में था। तो हमने, क्योंकि आफ्टर यूरोपियन यूनियन, पहले यूनाइटेड स्टेट्स हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन बन गई और एक्सपैंड हो गई तो यूरोपियन यूनियन हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया यूनाइटेड स्टेट्स से, और यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे आ गया। तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपको फर्दर कंसेशन देने के लिए टैरिफ पे टू यूनाइटेड स्टेट्स, मगर आप भी रेसिप्रोकेट करें, आप भी हमें इफ नॉट द सेम हमें बेहतर टैरिफ दें। ये उनकी स्ट्रेटजी थी जब वो बनी टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया और हमने जाके उनसे डिस्कशन की, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से जाने से पहले मेरी मुलाकात हुई, बजट के दौरान भी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे हमें कोई नुकसान होगा, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट दें और उनसे टैरिफ दोबारा निगोशिएट करें। ठीक है। तो सर, मैं मांडवी वाला साहब, जो आज हुआ जिसमें ऑब्वियसली टैरिफ की भी बात हुई, लेकिन वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो में आपके साथ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कितना पॉजिटिव लिया जाए? देखिए, टैरिफ इज समथिंग डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट। जी, इन्वेस्टमेंट की बात और इन्वेस्टमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इन्वेस्टमेंट बेस पे होगी, उससे टैरिफ का कोई लेना देना नहीं। सही। तो इन दोनों चीजों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं, ठीक है ना जी। तो टैरिफ अगर हमने अचीव कर लिया उनके साथ, जो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिससे हमें कोई नुकसान होगा, हमारी एक्सपोर्ट को कोई नुकसान होगा गोइंग इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो सकता है कि टैरिफ कम करने से शायद हमारे यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी शायद हमारे यहाँ ट्रेड ज्यादा करें, जो कि अभी नहीं कर रही टैरिफ की वजह से। तो एक तो ये अचीवमेंट हमारी हो गई कि हमने उनके साथ टैरिफ सेटल कर लिया और उस टैरिफ से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होना। अब आ गई इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, देखें, हम भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 10 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सकी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और उससे भी इन्वेस्टमेंट लिंक थी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर 2010 में 2011 में हो जाती तो उसके थ्रू भी
काफी इन्वेस्टमेंट कंपनीज देखती पाकिस्तान को और इंटरेस्ट लेती और इन्वेस्टमेंट करती। अब वो जब इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं फाइनल हो सकी तो उसमें गैप आ गया। और इन्वेस्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, उसके लिए आपको कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए। देखें, पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ भी हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, और यूनाइटेड स्टेट्स 1960 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। तो मैं ये समझता हूं जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो फाइनलाइज होती है और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी आती है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, दे आर वेलकम, दे वर ऑलवेज वेलकम। तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कंपनी अगर करेगी तो वो अपना इन्वेस्टमेंट मॉडल देखेगी, अपने रिसोर्सेज देखेगी पाकिस्तान में क्या अवेलेबल हैं, और वो आके इन्वेस्टमेंट करेगी फॉर रिटर्न्स बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स और बेटर देन अदर कंट्रीज दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा, ये जो सर्वेज वगैरह होते हैं जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि तेल और गैस के ज़खायर जो हैं दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर पाकिस्तान में हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तलाश करने पड़ेंगे, जिस पर डॉक्टर मुसद्दिक ने तफसीली गुफ्तगू की कि ये आसान काम नहीं है। हम PTI जैसे दावे नहीं कर रहे कि समंदर में इतनी एक्सप्लोरेशन हो गई है और मुल्क ये हो गया और आखिर में निकला खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला मिज़दाक। जी सर, आपको याद होगा जब PTI की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब ने एक दिन बड़ा जबरदस्त दावे से स्टेटमेंट दिया था कि जी बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है और हमें जो है अब हम सफिशिएंट हो जाएंगे और हम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मुझे याद है उस जमाने में एक ENI कंपनी होती थी जिसने ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की और उनकी एक्सप्लोरेशन फेल हो गई। सही, उनको दे कुड नॉट स्ट्राइक एनी ऑयल ऑफशोर। ऑफशोर ऑयल जरूर है, हमें ये 10 लोगों ने बताया है, मगर देखें ये ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन बड़ा डिफिकल्ट काम है और बड़ा रिस्की काम है और बड़ा कॉस्टली काम है। तो जो भी आएगा, उन्होंने भी कोई तकरीबन 20-30 मिलियन डॉलर उस वक्त मुझे याद है खर्च किए और वो सारे जाया हो गए। तो एक्सप्लोरेशन ऑफशोर जो है वो डिफिकल्ट काम है। अगर कोई आएगा इतना बड़ा रिस्क लेगा और अगर वो स्ट्राइक कर जाता है, तो स्ट्राइक अगर हो जाता है ऑयल या गैस तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अगर स्ट्राइक नहीं होता तो वो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सप्लोरेशन में वो सारी जाया हो जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का। ठीक, हम तो बड़े दावे कर देते हैं, मगर ना हमने वो एक्सप्लोरेशन करनी है, ना हमारे में कैपेसिटी है, तो वो फॉरेन कंपनीज ने ही आके करनी है, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो यूरोपियंस हों, चाहे वो चाइनीज हों, जो भी हों। तो ये एक ऐसी चीज है कि वो कंपनीज ही डिसाइड करेंगी कि वो कब आएंगी, कहाँ एक्सप्लोरेशन करेंगी, और अल्लाह करे कि कोई किसी की एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल हो और ऑयल और गैस ऑफशोर पाकिस्तान में निकले। चले, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लुबे लुबाब ये था कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन काफ़ी महंगी भी है और अगर आप पैसे लगाते हैं तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि कोई एक्सप्लोरेशन ना हो, लेकिन दुआ गो होंगे कि एक्सप्लोरेशन हो जाए। वक्त तो चाहता है ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपको फ्रांस लिए चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात खुद उनके और PTI के लिए तो मुश्किलात का बायस बनते ही रहते हैं। अब उनके बयानात दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने KP के वज़ीर आला के बयान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में बतौर सबूत जमा करा दिया है और ये उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। अली अमीन ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने FATF में गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। आपको बताते चले 21 अक्टूबर 2022 को FATF की ग्रे लिस्ट में तकरीबन 52 माह शामिल रहने के बाद पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया था। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है और ये हुआ क्या है, ज्वाइन किया हमें पेरिस में मौजूद सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान ने। यूनुस साहब, इंडियन हुकूमत ने FATF में गंडापुर का बयान जमा करवा दिया है, ये मामला है क्या?
जी देखें, जैसा कि इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया जाए और उसका जो नुकसानात होंगे हमारे मुल्क की मईशत को होंगे, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया एक अरसे से जो है कोशिश कर रहा है कि जब पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट से निकाला गया था तो उस वक्त भी हमने देखा था कि इंडियन हुकूमत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। अब जबकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका है तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए, और उसके लिए वो लॉबिंग भी कर रहा है। इस हवाले से अगर हम देखें कि पिछला जो साल में 3 जो है फाटफ के जो है इजलास होते हैं, और उसमें जो पिछला इजलास था उसमें इंडियन हुकूमत की कोशिश थी कि पाकिस्तान के हवाले से जो है उनको बावर कराया जाए कि पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी हुकूमत जो दहशतगर्द ग्रुप है उनकी माली मावनत और टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया जाए। लेकिन इंडियन मीडिया ने इस हवाले से खबरें भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया था। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये है कि पाकिस्तान के जो KPK के सूबे के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले जो है एक स्टेटमेंट दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, तालिबान के हवाले से उन्होंने कहा और मजहबी इंतहा पसंदों के हवाले से कहा, लेकिन जो हमारी जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो उनको रहा कर लेते हैं। और उसके बाद जो है गुड और बैड तालिबान के हवाले से उन्होंने इशारा दिया था। उनकी इस खबर को लेकर जो है इंडियन हुकूमत ने उसकी ट्रांसलेशन कराई और फाटफ में उसको जमा कराया एज ए डॉक्यूमेंट, और उसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि हम शुरू से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो और पाकिस्तानी इदारे हैं वो मजहबी इंतहा पसंदों को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, और इसी बुनियाद पर जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और अब जो कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एक अहम सूबा KPK जहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी भी है और वहाँ पे तालिबान बहुत एक्टिव हैं, उनके वज़ीर आला का जो बयान मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम फाटफ को फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, और ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब फाटफ में जो अगले इजलास में इसके हवाले से बातचीत भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकती है, और इंडियन हुकूमत इस हवाले से लॉबिंग भी कर सकती है। अब आपको बताते चलें कि चूँकि अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जमा हुई है, उनका एक प्रोसीजर होता है, उसमें जो कंट्रीज़ होते हैं, उसमें जो बोर्ड होते हैं वो इस हवाले से चीज़ें देखती हैं कि आया उनका जो बयान है वो सियासी है या वो उन्होंने हकीकत के पर मबनी जो है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनके जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, अगर हम माजी में देखें तो PIA के हवाले से जो है तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने जो बयान दिया था, और उसके हवाले से कई साल तक PIA पहन रही थी, जिसकी जो मसाइल थे, जिनके जो वो हमारे जो ओवरसीज थे वो उस मसाइल का सामना करना पड़ा, उन पर इजाफी माशी बोझ पड़ा, क्योंकि PIA की जो टिकटें होती थी वो सस्ती होती थी, लेकिन हम लोग जो है महंगे टिकट लेके आते थे। अब यही वो चीज़ है कि पाकिस्तान की जो मईशत में बेहतरी के इशारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर फाटफ इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है तो उससे हमारे माशी मसाइल में इजाफा होगा। तो इसलिए जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो मुख्तलिफ सीनियर पोस्टों के ऊपर मौजूद हैं, उनको इस वक्त इस तरह के बयान देते हुए बहुत सोच समझ कर वो जो है उनको जो बयान देने चाहिए कि उनसे मुल्क के मसाइल, सिक्योरिटी और मैशियत पे जो है इसका असर। यूनुस खान साहब पेरिस से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्रक्स ये है कि अली अमीन गंडापुर समेत जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात जब आप बड़े अहम ओहदे पर बैठे होते हैं, अब इंडिया ये बयानात डॉक्यूमेंटेड करके फैटफ में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुदारा अपनी सियासत अपनी जगह पे करें, लेकिन कम अज़ कम ये सोचें कि आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो आप कह रहे हैं तो 10 दफ़ा सोच के कहिएगा। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।